सो नाउ जो प्रोसेस हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी फिजन में हमें जो फाइनली एज ए बाई प्रोडक्ट जो न्यूक्लियस मिलेंगे, साथ में ऑन एन एवरेज किसी भी प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन्स हमें मिलेंगे और उसी के साथ हमें एक एनर्जी भी मिलेगी। एनर्जी कितनी मिलेगी वो हमने एक सिंपल एग्जांपल से कैलकुलेट की थी। सो ऑन एन एवरेज पर फिजन हमें 200 MeV एनर्जी मिलेगी। उसी एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और उसके लिए हम डिवाइस यूज करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो ऑन एन एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स हमें मिलेंगे, वही 3 न्यूट्रॉन फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। मतलब हमें इनिशियली जो न्यूट्रॉन यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड किया था, वो न्यूट्रॉन हम कहां से लाएंगे? सो नेचुरली जो रेडियो एक्टिविटी होगी या फिर हमारे पास जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होगा, उसमें से न्यूट्रॉन्स डायरेक्टली बाहर निकलेंगे, या फिर हम 2 यूरेनियम को नजदीक में रखेंगे जो यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, मतलब उसमें से कंटिन्यूअसली एमिशन निकलेगा। तो उसी एक यूरेनियम से निकले न्यूट्रॉन ने दूसरे यूरेनियम को बम्बार्ड किया, उस यूरेनियम से निकले न्यूट्रॉन ने दूसरे यूरेनियम को अगेन बम्बार्डमेंट दिया। तो कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलती रहेगी, बट इनिशिएट हमें एक न्यूट्रॉन से करना है, जो न्यूट्रॉन हम ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब वो एक न्यूट्रॉन जो हमने प्रोवाइड किया, उससे कंटिन्यूअस हमें एनर्जी गेन करनी है। हमने सिर्फ एक यूरेनियम को बम्बार्ड किया और हमें अराउंड 200 MeV जितनी एनर्जी मिली। अब कंटिन्यूअसली उसी यूरेनियम के अलग अलग और भी बम्बार्डमेंट, मतलब उसी यूरेनियम से और भी कन्वर्जन होने चाहिए। उस हैवी न्यूक्लियस को हमें कंटिन्यूअसली तोड़ना होगा, तब हमें एवरी फिजन में एनर्जी कंटिन्यू मिलती जाएगी। सो हमें जो बाई प्रोडक्ट में 3 न्यूट्रॉन्स मिले, वही 3 न्यूट्रॉन उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। सो इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हम स्टडी करेंगे चेन रिएक्शन। अब एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे कि अगर हमने एक न्यूट्रॉन को एक यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड किया 236 में कन्वर्जन हुआ और बाकी में बाई प्रोडक्ट के साथ हमें ऑन एन एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स मिले। तीनों प्रोसेस हमने लास्ट लेक्चर में यहां पे डिस्कस भी की थी। अब फॉर एग्जांपल हमने एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया एक यूरेनियम के ऊपर। इस यूरेनियम का फ्यूजन होगा और यही न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा और ऐसे बाई प्रोडक्ट हमें 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। हम यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट में 2 लाइटर न्यूक्लियस मिलेंगे, उसको यहाँ पे इंडिकेट नहीं करेंगे। सिर्फ प्रोसेस में न्यूट्रॉन कितना रोल प्ले करेगा, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रॉन को हमने बम्बार्ड किया एक यूरेनियम के ऊपर, वहां से बाई प्रोडक्ट में हमें 3 न्यूट्रॉन मिले। इसी 3 न्यूट्रॉन ने उसके सामने और यूरेनियम है, तो तीनों न्यूट्रॉन ने एक एक यूरेनियम को अगेन बम्बार्ड किया। यही 3 यूरेनियम अगेन 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट होंगे, मतलब 2 न्यूक्लियस यहां से मिलेंगे, 2 न्यूक्लियस यहां से, 2 न्यूक्लियस यहां से, मतलब अगेन 6 अलग अलग न्यूक्लियस हमें मिलेंगे। और तीनों यूरेनियम का बम्बार्डमेंट जब किया हमने, उसके बाई प्रोडक्ट में 2 न्यूक्लियस के साथ ऑन एन एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स अगेन मिलेंगे। तो अगर हमने इस यूरेनियम को बम्बार्ड किया तो यहां से और 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, इस वाली प्रोसेस से और 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, इस वाले बम्बार्डमेंट से और 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। सो इनिशियली हमने एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया, बाई प्रोडक्ट में हमें 3 न्यूट्रॉन्स मिले। इसी 3 न्यूट्रॉन ने 3 यूरेनियम को अगेन बम्बार्ड किया और तीनों यूरेनियम के साथ हमें फाइनली 3 न्यूट्रॉन्स और मिले। मतलब एक फिजन के बाद हमें ऑन एन एवरेज टोटल 9 न्यूट्रॉन्स मिले। ये 9 न्यूट्रॉन्स फर्दर यूरेनियम के साथ बम्बार्ड होंगे और हमें बाई प्रोडक्ट में अगेन 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे।
सो कंटिन्यूअसली प्रोसेस में हमें न्यूट्रॉन्स मिलते जाएंगे। अब यहां से जो ये न्यूट्रॉन्स मिलेंगे ये फर्दर और यूरेनियम के साथ बम्बार्ड होंगे। सो पहले एक न्यूट्रॉन था, एक से हमें 3 मिले, 3 न्यूट्रॉन से हमें 9 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, 9 से 27। तो कंटिन्यूअसली जितने भी न्यूट्रॉन्स निकलेंगे सारे न्यूट्रॉन अगेन यूरेनियम के साथ बम्बार्ड होंगे। जितनी बार बम्बार्डमेंट करेंगे, जितनी बार एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, जितनी बार यूरेनियम टूटेगा उतनी बार हमें एनर्जी मिलती जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा एक यूरेनियम को तोड़ा, एनर्जी मिली, यहाँ पे 3 यूरेनियम को तोड़ा, यहाँ पे 9, आगे 27। जितने भी यूरेनियम को हम तोड़ते जाएंगे उतनी एनर्जी मिलती जाएगी। तो इस रिएक्शन को होने के लिए, इसके लिए मिली सेकेंड का एक टाइम चाहिए हमें। हमने जैसे रिएक्शन स्टार्ट की, विद इन 10⁻³ सेकेंड, विद इन 1 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड में एक स्टेप से 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4, 10 स्टेप प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। तो हमें कंटिन्यूअसली इतनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलेगी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसी चेन रिएक्शन में हमें ऐसा चेंजेस करना होगा कि हमारी जो एनर्जी मिलेगी वो यूनिफॉर्म रेट में मिले, जिसको हम इजीली कंट्रोल कर पाए। और ये प्रोसेस फाइनली स्टॉप भी नहीं होनी चाहिए, मतलब अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमें ये फर्स्ट टाइम ये पॉसिबिलिटी देखी कि हमने एक यूरेनियम को एक न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया, हमें कंटिन्यूअसली विद इन सेकेंड्स में हमें इतनी एनर्जी मिलेगी जिस एनर्जी को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती जाएगी तो ये रिएक्शन होगी चेन रिएक्शन, और इस रिएक्शन का टाइप कौन सा होगा, तो ये होगी अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो यहां से जो हमें एनर्जी मिलेगी विद इन सेकेंड्स, इतनी एनर्जी मिलेगी कि इट विल बी अ ब्लास्ट। सो ये एनर्जी हम नॉर्मली यूज करेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। तो यही एक सिंपल रीजन है कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे इतना जल्दी एक्टिवेट होगा और कितनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। सो ये एक चेन रिएक्शन। अगर हमने इसी प्रोसेस से एनर्जी लेनी है, जैसे हमने एक यूरेनियम को तोड़ा, 200 MeV जितनी एनर्जी मिली, ये एनर्जी हम किसी भी टाइप से स्टोर करके इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये एनर्जी हमारे कंस्ट्रक्टिव वर्क में भी काम आ सकती है। बट अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दी, तो विद इन सेकेंड्स हम इतनी लार्ज एनर्जी मिलेगी कि इसको हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे और ये पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये एक चेन रिएक्शन होगी जो अनकंट्रोलेबल होगी। सेकेंड रिएक्शन, जिसके अंदर हम ऐसी अरेंजमेंट करेंगे कि एक प्रोसेस के बाद जितने भी न्यूट्रॉन्स निकलेंगे उस न्यूट्रॉन के सामने यूरेनियम का अरेंजमेंट ऐसे करेंगे हम कि उसमें से फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस से 3 न्यूट्रॉन्स बाहर निकले। हमारे पास फॉर एग्जांपल 100 यूरेनियम का बम्बार्डमेंट किया, 100 यूरेनियम को जैसे बम्बार्ड करेंगे तो बाय प्रोडक्ट में हमें 300 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। अब उस 300 न्यूट्रॉन्स के सामने हम यूरेनियम का अरेंजमेंट ऐसे करेंगे कि उस 300 में से सिर्फ 100 न्यूट्रॉन्स सामने यूरेनियम को बम्बार्ड कर पाएंगे, बाकी के 200 न्यूट्रॉन्स को हम वेस्ट करवाएंगे। मतलब यूरेनियम का अरेंजमेंट इतना दूर दूर करेंगे कि बाकी के न्यूट्रॉन डायरेक्टली पास हो जाएंगे, उस यूरेनियम को बम्बार्ड नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या अरेंजमेंट किया इसी प्रोसेस को कंट्रोल में लाने के लिए कि फॉर एग्जांपल इनिशियली हमने 100 न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया, तो 100 न्यूट्रॉन के बाय प्रोडक्ट में हमें 300 न्यूट्रॉन्स मिले। उस 300 न्यूट्रॉन्स के सामने हमने यूरेनियम ऐसे अरेंज किया कि सिर्फ 100 न्यूट्रॉन्स ही उसमें से किसी यूरेनियम को बम्बार्ड करेंगे, बाकी के 200 न्यूट्रॉन्स को हमने वेस्ट करवा दिया। सो अगर ये 100 बम्बार्ड हुए तो अगेन बाय प्रोडक्ट हमें 300 मिलेंगे। उस 300 के सामने अगेन हमने ऐसा अरेंजमेंट किया कि उसमें से अगेन 100 न्यूट्रॉन्स ही एक्टिवेट होंगे, बाकी के 200 हमने वेस्ट करवा लिए। तो कंटिन्यूअसली हमने क्या एक चीज यहाँ पे फॉलो करी कि इनिशियली जितने न्यूट्रॉन्स ने यूरेनियम को बम्बार्ड किया, जितनी एनर्जी मिली उतनी ही एनर्जी हमें कंटिन्यूअसली मिलती जाएगी। तो इस प्रोसेस में हमने
रेट ऑफ एनर्जी को कंट्रोल किया। जितनी एनर्जी फर्स्ट प्रोसेस में मिली उतनी ही एनर्जी हमें 10, 100,000 प्रोसेस के बाद भी मिलेगी। एवरी टाइम हम कुछ न्यूट्रॉन्स को, कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को वेस्ट करवाएंगे और उतने ही न्यूट्रॉन्स को हम एक्टिवेट करवाएंगे कि जिससे हमें एनर्जी का रेट इक्वल मिले। मतलब ये जो प्रोसेस होगी ये हमारी कंट्रोलेबल चेन रिएक्शन होगी, जिसका हम यूज कर सकते हैं पावर स्टेशन में और हम वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी गेन कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंड चेन प्रोसेस का टाइप है, जिसके अंदर हम एनर्जी की रेट को हम यूनिफॉर्म करने की ट्राई करेंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी आपको याद रखनी है। अब मे बी ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इस चेन रिएक्शन के लिए, इसको ध्यान से समझना है। थर्ड प्रोसेस, अगर हमने मान लिया कि 100 न्यूट्रॉन को हमने बम्बार्ड किया, 100 न्यूट्रॉन से हमें 300 न्यूट्रॉन्स बाई प्रोडक्ट में मिलेंगे। उस 300 के सामने फॉर एग्जांपल सिर्फ 30 यूरेनियम आएंगे, 30 यूरेनियम के न्यूक्लियस। तो उस 300 न्यूट्रॉन से बाकी के सारे न्यूट्रॉन्स वेस्ट हो जाएंगे और 30 यूरेनियम से हमें बाई प्रोडक्ट 90 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। अब उस 90 के सामने हमने देखा सपोज कि 10 यूरेनियम आए तो हमें सामने मिलेंगे सिर्फ 30। उस 30 के सामने हमने देखा सिर्फ 5 यूरेनियम के न्यूक्लियस आएंगे तो हमें फाइनली जो बाई प्रोडक्ट में न्यूट्रॉन्स मिलेंगे वो 15। उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ 2 यूरेनियम उसके सामने आएंगे तो 6 न्यूट्रॉन मिलेंगे। अगेन उसके सामने 1 यूरेनियम और फाइनली जो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे उसके सामने एक भी यूरेनियम नहीं आएगा। इसका मतलब वो प्रोसेस वहां पे स्टॉप हो जाएगी। तो ये थर्ड टाइप की प्रोसेस भी हो सकती है और नॉर्मली यही प्रोसेस सारे एक्टिवेशन में, मतलब यूरेनियम का जब हम सिंपली एक्टिवेशन करेंगे, ये थर्ड जो प्रोसेस होगी वो ऑलवेज हमें डिफिकल्ट, मतलब ये प्रोसेस ऑलवेज हम फेस करेंगे। बिकॉज हर टाइम ऐसा ही होगा कि जितने न्यूट्रॉन्स निकलेंगे उसके सामने इतने यूरेनियम मिलेंगे ही नहीं। मतलब प्रोसेस को अनकंट्रोल करने से पहले या कंट्रोल करने से पहले इस चेन रिएक्शन को हम कैसे कंटिन्यू रखेंगे, ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है इस प्रोसेस के लिए, इस न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। सो इसीलिए यूरेनियम से एनर्जी कंटिन्यू लेना और उसको कंटिन्यू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें और हमारे पावर हाउस से हम उसको यूज करें, ये प्रोसेस थोड़ी डिफिकल्ट होगी। बिकॉज इस थर्ड पॉसिबिलिटी, ये जो थर्ड प्रोसेस होगी इसके चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। सो हम जितने भी न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करेंगे उसके सामने कितने यूरेनियम आएंगे कि वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, ये टोटली अनकंट्रोलेबल होगा। कितने यूरेनियम होंगे ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज हमें यूरेनियम कभी भी अर्थ से प्योर फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। सो हम जो यूरेनियम लाएंगे वो यूरेनियम ऑक्साइड होगा इनिशियली, उसी यूरेनियम ऑक्साइड को हम प्रोसेस के बाद यूरेनियम में कन्वर्ट करेंगे, जो आप केमिस्ट्री में मेटलर्जी में पढ़ते हो। तो जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब जो हम बॉक्साइड मिलेगा, बॉक्साइड से हम उसको प्रोसेस करने के बाद फाइनली हमें कैसे एल्यूमिनियम मिलता है, ये सारी प्रोसेस जो हम मेटलर्जी में करते हैं वही सेम प्रोसेस हम यूरेनियम में करेंगे। बट यूरेनियम का प्योर फॉर्मेट मिलना इम्पॉसिबल है। सो जितना भी यूरेनियम हमको मिलेगा उस और में से सपोज हमने 1000 किलोग्राम का एक और लेके आए यूरेनियम का, उसमें से हमें 1 लाख जितने न्यूक्लियस मिले अगर, तो उस 1 लाख न्यूक्लियस से सिर्फ 4 या 5 न्यूक्लियस ऐसे होंगे जो यूरेनियम के होंगे। तो यूरेनियम प्योर फॉर्मेट में मिलना और उसकी क्वांटिटी, उसकी अबंडेंस बहुत ही कम है, इसीलिए हर कोई यूरेनियम से एनर्जी डायरेक्टली गेन नहीं कर पाता। तो इसीलिए यूरेनियम से एनर्जी लेना, उसका कन्वर्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये जो थर्ड पॉसिबिलिटी होगी जहां पे प्रोसेस स्टॉप हो जाने का, मतलब चेन रिएक्शन कंटिन्यू नहीं रहने के भी चांसेस होंगे, ये डिफिकल्टी सबसे इंपॉर्टेंट होगी। बिकॉज हम यूरेनियम डायरेक्टली प्योर फॉर्मेट में नहीं ला सकते, यूरेनियम के न्यूक्लियस बहुत ही कम मिलेंगे हमें किसी भी यूरेनियम ओर के अंदर। तो ये चांसेस बहुत कम होंगे कि हमने 100 न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड किए तो वो 100 न्यूट्रॉन्स डायरेक्टली 100 यूरेनियम के साथ
अटैक करेंगे, मतलब सारे 100 न्यूट्रॉन्स यूरेनियम के ऊपर अटैक करेंगे, ये चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर उस सामने यूरेनियम ट्यूब के अंदर अगर हमारे पास 100 न्यूक्लियस होंगे तब हमें वहां से बाई प्रोडक्ट में 300 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। उस 300 न्यूट्रॉन्स के सामने अगेन इतने न्यूक्लियस होने, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। सो थर्ड प्रोसेस ऐसी होगी जिससे हम चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करना चाहेंगे कि ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहे और वो चेन रिएक्शन से हमें कंटिन्यूसली एनर्जी मिले, न्यूक्लियर एनर्जी, और उसी न्यूक्लियर एनर्जी को हम कंटिन्यूसली कन्वर्ट करके न्यूक्लियर रिएक्टर से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। सो न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट करने से पहले चेन रिएक्शन पता होनी चाहिए। चेन रिएक्शन में हमने देखा कि एक न्यूट्रॉन को जैसे हम यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड करेंगे तो एक न्यूट्रॉन के बाद जो न्यूक्लियस मिलेंगे हमें, लाइटर न्यूक्लियस, उसके साथ बाई प्रोडक्ट में 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। यही 3 न्यूट्रॉन अगेन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और उसके सामने 3 यूरेनियम होंगे, उसको बम्बार्ड करेंगे, अगेन 9 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, 27 मिलेंगे, तो कंटिन्यूअसली इतने न्यूट्रॉन्स मिलते जाएंगे और हर बार यूरेनियम टूटेगा तो हर बार हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये जो एनर्जी मिलेगी वो इतनी हाई अमाउंट एनर्जी होगी और विद इन सेकेंड्स इतनी एनर्जी रिलीज होगी जो हमें मिलेगा एज अ ब्लास्ट। तो इसी को हम बोलेंगे एटॉमिक बॉम्ब। सो एटम बॉम्ब के अंदर यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली विद इन सेकेंड्स होती है और इतनी एनर्जी एक साथ रिलीज होगी। सो इस टाइप की चेन रिएक्शन को हमने नाम दिया अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन। सेकेंड प्रोसेस ऐसी होगी जिसके अंदर हमने ऐसा अरेंजमेंट किया यूरेनियम का कि एवरी टाइम जितने न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड होंगे यूरेनियम के ऊपर उतने ही न्यूट्रॉन्स एवरी टाइम यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड होते जाएंगे। तो हमें जो एनर्जी का रेट मिलेगा वो यूनिफॉर्म मिलेगा, जिसको हम कंट्रोलेबल चेन रिएक्शन बोलेंगे। और ये रिएक्शन हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी चेन रिएक्शन को हमें कंटिन्यू करना है। उस चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करने में कितनी डिफिकल्टीज आ सकती है, ये सारी डिफिकल्टीज हम डिस्कस करेंगे। उसी डिफिकल्टी को हम कैसे ओवरकम करेंगे और न्यूक्लियर रिएक्टर फाइनली कैसे वर्क करेगा, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको देखनी है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिर्फ फिजन से कितनी एनर्जी मिलेगी, कैसे एनर्जी मिलेगी वो डिस्कस किया। अगर ये एनर्जी हमें एक फिजन से मिली तो कंटिन्यूअसली हम फिजन करेंगे तो उसके लिए चेन रिएक्शन पॉसिबल होनी चाहिए। चेन रिएक्शन में भी हमने 3 अलग अलग टाइप देखे। फर्स्ट टाइप में अनकंट्रोलेबल एनर्जी मिलेगी हमें, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सेकेंड में कंट्रोलेबल एनर्जी मिलेगी जिसके अंदर हम एनर्जी को यूनिफॉर्म रेट से हम गेन कर सकते हैं। और थर्ड रिएक्शन ऐसी होगी कि सामने यूरेनियम इतने होने चाहिए कि हर बार चेन रिएक्शन हो, मतलब चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करने में एक डिफिकल्टी हो सकती है, वो होगा पुअर कंसंट्रेशन। तो ये हमारी थर्ड टाइप होगी जिसके अंदर पुअर कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम की वजह से ये प्रोसेस स्टॉप भी हो सकती है। सो ये चेन रिएक्शन। अब इसी प्रोसेस को अगर हमें कंटिन्यू करना होगा तो कौन कौन सी डिफिकल्टी आ सकती है। तो चेन रिएक्शन कंटिन्यू हो या कंटिन्यू नहीं होगी, इसके लिए कौन सी डिफिकल्टीज होगी। सो फर्स्ट हम देखेंगे डिफिकल्टीज। तो पहली डिफिकल्टी तो हम इसी को, मतलब ये थर्ड टाइप कैसे होगा कि इसमें प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, तो इसको हम अनकंट्रोलेबल बोलेंगे, इसको कंट्रोलेबल बोलेंगे, और इसमें प्रोसेस स्टॉप भी हो सकती है। सो प्रोसेस विल बी स्टॉप और नॉट बी स्टॉप, कोई भी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। बट अगर हम डिफिकल्टीज की बात करेंगे तो सबसे पहली डिफिकल्टी होगी पुअर कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम। सो यूरेनियम का कंसंट्रेशन इतना कम होगा कि एवरी टाइम न्यूट्रॉन इस यूरेनियम को बम्बार्ड करे, उसमें से बाई प्रोडक्ट मिले, उसमें से और न्यूट्रॉन मिले और एनर्जी मिले, ये हम यहां से पॉसिबिलिटी नहीं दिखा सकते, तो इसको हमें अवॉइड करना होगा। सेकेंड, अब सेकेंड डिफिकल्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड डिफिकल्टी में ये होगा
कि हमने एक प्रोसेस देखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि यूरेनियम के ऊपर हमने 235 के ऊपर एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया, 236 में इसको कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने बेरियम और क्रिप्टॉन जैसे बाई प्रोडक्ट मिले और लास्ट में 3 न्यूट्रॉन्स मिले। यही 3 न्यूट्रॉन्स हमारे प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो न्यूट्रॉन हमने इनिशियली बम्बार्ड किया था, इस न्यूट्रॉन में और ये वाले 3 न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंस होगा? ये 3 जो न्यूट्रॉन होंगे हमारे वो फास्ट न्यूट्रॉन्स होंगे। अब फास्ट न्यूट्रॉन से प्रोसेस में क्या डिफिकल्टी हो सकती है? तो सिंपल एग्जांपल हम कैरम का एग्जांपल लेंगे। जो कैरम के अंदर जो कॉइन होगी, सपोज हमने सेंटर में सारी कॉइन को पाइलअप किया। अब किसी एक प्लेयर ने यहां से स्ट्राइकर को स्ट्राइक करवाया। अब किसी एक प्लेयर ने इतनी स्पीड से स्ट्राइकर को स्ट्राइक करवाया इस वाली कॉइन के ऊपर, तो ये वाला कॉइन डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, बाकी के सारे कॉइन वापस उसकी प्लेस पे। मतलब इसके गिरने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी अगर हमने एक न्यूट्रॉन को, एक स्ट्राइकर को इतने स्पीड से स्ट्राइक करवाया कि ये सीधा लास्ट वाला कॉइन बाहर निकलेगा, बाकी के कॉइन एज इट इज। और सेकेंड प्लेयर की ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि सेकेंड प्लेयर ने यहां से इसको स्ट्राइक किया, बट इतना स्लो स्ट्राइक किया कि स्ट्राइकर यहां पे आके आधे में आके स्टॉप हो गया। तो बाकी के जो कॉइन होंगे वो सारे एक तरफ ऐसे लिंक हो जाएंगे और फाइनली सारे कॉइन्स गिर जाएंगे। तो किसी भी प्रोसेस में अगर हमें ग्रुप को तोड़ना होगा, मतलब हमने एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन को डाला, अगर वो न्यूट्रॉन उस न्यूक्लियस को फ्यूजन मतलब उसको तोड़ नहीं पाया, अगर वो टूटेगा नहीं तो वहां से एनर्जी नहीं मिलेगी। सो अगर हमारे पास फास्ट न्यूट्रॉन होगा तो डायरेक्टली वो वहां से पास हो जाएगा, तो सारे न्यूक्लियस वापस अपनी प्लेस पर अरेंज हो जाएंगे। बट अगर ये हमारा स्लो न्यूट्रॉन होगा तो वो बीच में जाके अपनी प्लेस बनाएगा और बाकी के सारे एटम, बाकी के सारे न्यूक्लियस को ऐसे डिस्टर्ब करेगा कि सारे न्यूक्लियस वहां से टूट जाएंगे। सो ये एक पॉसिबिलिटी होगी सेकेंड डिफिकल्टी में। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल हम लेंगे कि अगर हमने ये यूरेनियम 235 का एक पूरा ग्रुप लिया, अब इस ग्रुप के अंदर हमने देखा कि ये पूरा ग्रुप ऐसे 235 न्यूक्लियॉन के साथ है। हमने बाहर से यहां से एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया। ये हमारा फर्स्ट न्यूट्रॉन नहीं था, ये हमारे लिए 3 न्यूट्रॉन जिसको हमने यहां से बम्बार्ड करवाया। ये न्यूट्रॉन इतने फास्ट होंगे कि जैसे यहाँ पे एंटर होंगे ये वाले सारे न्यूक्लियॉन्स थोड़ी थोड़ी जगह देंगे उसको जाने के लिए। जैसे वो यहाँ से एंटर होगा, पीछे वाले न्यूक्लियस उसको जाने के लिए और भी प्लेस देंगे और ये पूरा न्यूट्रॉन यहाँ से पास हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप वापस कनेक्ट हो जाएगा। तो ये 235 जो हमारा न्यूट्रॉन था, ये 235 न्यूट्रॉन से इतने स्पीड में न्यूट्रॉन निकल जाएगा कि ये न्यूक्लियस हमारा स्टेबल ही रहेगा। अगर हमने दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी देखी कि हमने न्यूट्रॉन जो छोड़ा वो उसके अंदर गया और उसके अंदर सिर्फ हमारे पास प्लेस थी 235 की, 235 में पूरी स्पेस हमारी खत्म। एक न्यूट्रॉन जैसे हमने ऐड किया तो 236 हो गया और 235 की स्पेस के अंदर अगर 236 पार्टिकल्स रहेंगे तो वो पूरा ग्रुप हमारा टूटेगा और हमें ये प्रोसेस दिखेगी कि साइज और भी बड़ी होगी और बड़ी होते होते वो फाइनली टूटेगी वहां से और 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस होना जरूरी है इस चेन रिएक्शन में। तो अगर हमने ये न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया, यूरेनियम यहां से टूटा और उस यूरेनियम से हमें बाई प्रोडक्ट में 3 न्यूट्रॉन्स मिले, तो ये 3 न्यूट्रॉन्स ऐसे होने चाहिए कि वो फर्दर न्यूक्लियस को तोड़ पाए। तो किसी भी ग्रुप को तोड़ना ये पॉसिबल होगा कि वो पार्टिकल उस ग्रुप के अंदर रहे, अंदर से वो पूरे ग्रुप को तोड़ सकता है। अगर वो स्पीडली फास्टली वो प्रोसेस करके निकल गया उस ग्रुप से तो वो ग्रुप वैसा का वैसा ही रहेगा। तो वहां से हमें यूरेनियम के 2 न्यूक्लियस मतलब बाई प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, फिजन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। सो प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हमें
जो न्यूट्रॉन्स चाहिए वो हमारे फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये फास्ट न्यूट्रॉन्स हमारी डिफिकल्टीज है, इसको हमें स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारी सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड डिफिकल्टी। अब थर्ड एंड फाइनल डिफिकल्टी कि हमें कंटिन्यूअसली प्रोसेस में एक न्यूट्रॉन, उसका बाई प्रोडक्ट में हमें 3 के बाई प्रोडक्ट में 9, 27 इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। तो हम प्रोसेस के अंदर कंटिन्यूअसली यूरेनियम को तोड़ते जाएंगे तो हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलेगी। सो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है हमारे न्यूट्रॉन का कंसंट्रेशन, उसको भी कंट्रोल करना जरूरी होगा। अगर ये न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन इतना हाई हो जाएगा तो अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो उस चैम्बर के अंदर ब्लास्ट भी हो सकता है, या फिर हमें कंटिन्यूअस एनर्जी मिलेगी अगर इसको हमने कंट्रोल कर लिया। अगर बहुत ही कम भी न्यूट्रॉन्स छूटेंगे वहां से, तब ये प्रोसेस स्टॉप भी हो जाएगी। तो न्यूट्रॉन के प्रोडक्शन के ऊपर बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो थर्ड एंड फाइनल डिफिकल्टी होगी हमारी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। ये 3 चीज अगर हमने कंट्रोल कर ली तो हमें फाइनली न्यूक्लियर रिएक्टर मिलेगा, जिसके अंदर हमें कंट्रोलेबल मैनर में कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलेगी। उसी रिएक्टर के अंदर हमने अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करके स्टीम इंजन, मतलब स्टीम जनरेटर को कन्वर्ट किया, स्टीम को वहां से हमने टरबाइन के साथ कनेक्ट किया और फाइनली पावर हाउस से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिलेगी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर एनर्जी गेन करने में जो डिफिकल्टीज होगी, ये 3 डिफिकल्टीज को अगर हमने ओवरकम कर लिया तब न्यूक्लियर रिएक्टर हमें यूजफुल होगा। उसी न्यूक्लियर रिएक्टर के पूरे पार्ट्स के अंदर हम कनेक्ट करेंगे पहले न्यूक्लियर चैम्बर, जिसके अंदर ये पूरी प्रोसेस होगी, जिसको हम कंट्रोल करेंगे। उसी प्रोसेस के बाद हम स्टीम जनरेट करेंगे, उसी के बाद वाले पार्ट में टरबाइन, और उसके फाइनल पार्ट के अंदर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। सो सबसे पहला पार्ट न्यूक्लियर रिएक्टर में होगा ये चेन रिएक्शन, मतलब हमें न्यूक्लियर एनर्जी एनी हाउ उसको कंट्रोल करना है। अगर हमने इस एनर्जी को कंट्रोल कर लिया तो हमें फाइनल स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सकती है। तो ये सेकंड लेक्चर न्यूक्लियर एनर्जी के बेस पे, प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियर एनर्जी कैसे मिलेगी उसके चांसेस देखे, कितनी एनर्जी मिलेगी वो एग्जाम्पल के साथ देखा। सेकेंड लेक्चर के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी कंटिन्यूअस मिले उसके लिए चेन रिएक्शन होनी चाहिए। चेन रिएक्शन के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं, अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल, या फिर प्रोसेस ऐसी भी होगी वो कंटिन्यू चलती जाएगी या फिर वो स्टॉप हो जाएगी। प्रोसेस को कंटिन्यू होने में कितने पैरामीटर्स इफेक्ट करेंगे? तो सबसे पहला पुअर कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम, सेकेंड पैरामीटर फास्ट न्यूट्रॉन, द थर्ड पैरामीटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये सारे डिफिकल्टीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में अगेन डिस्कस करेंगे, ओवरकम करेंगे और फाइनली न्यूक्लियर रिएक्टर स्टडी करेंगे। थैंक यू।